हाँ जी बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार आज न्यू यूनिट थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत है जी। बस ये मान लो जो हीट से रिलेटेड बातें चल रही थी उसी की क्या है ये एक्सटेंशन, लेकिन एज पर सिलेबस इट्स अ सेपरेट यूनिट। ठीक है, अपने आप में अलग यूनिट है सिलेबस के हिसाब से। तो हेडिंग डाल लो यार, थर्मोडायनामिक्स। क्या हेडिंग होगी जी आपकी? थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, समझ लो वही चीजें रिपीट करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट टच के साथ। ठीक है, यहां पे एक लिस्ट बना दी हमने ताकि स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्टरी बातें हैं वो मिस ना हो जाए। सीक्वेंस में एक बार थोड़ी इंट्रोडक्शन है उसको करेंगे। तो यार नेक्स्ट हेडिंग थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं इसको, ये भी फिर एक्सप्लेन करेंगे। थर्मो वर्ड तो आ गया जी, थर्मल इफेक्ट है। डायनेमिक्स मतलब जिसमें चेंज होता रहे, है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? डायनेमिक। जिसमें कोई चेंज ना हो, डल है, ठीक है, उसको डल कह देते हैं, डल। और जिसमें चेंज होता रहे दैट इज टर्म्ड एज डायनामिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स नाम भी एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग डाल लो नेक्स्ट यूनिट बेटा जी, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मैंने बोला केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, हम वहीं से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना हम, तो सबसे पहले एक टर्म आएगी सिस्टम, और उसके बाद सराउंडिंग्स। ठीक है जी। अब सिस्टम वर्ड तो हमने ये लगा लो कि पहले भी पढ़ा हुआ फिजिक्स में, कहते नहीं है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम की बात करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तो कहते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब जहां पे बाहर से अंदर से कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो उसमें हम कहेंगे कि जी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यार उसको भी हम सिस्टम कहते थे, 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल। अच्छा, वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमने पढ़ा उसमें भी कहते थे 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम। तो अगर तो वर्ड यार सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम का मतलब तो बस ये है कि जी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी। ठीक है जी। ओवरऑल भी सिस्टम का मतलब है, हम कहते नहीं कई बार यार सिस्टम ही खराब है। अब पूरा का पूरा जो जिसकी भी तुम बात कर रहे हो यार, जो एक पर्टिकुलर सेट है, उसको हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से आए तो अपनी डेफिनेशन है सिस्टम की, भैया फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से आए। वैसे तो कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है, अपनी डेफिनेशन बनेगी कि इट इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी। ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी। तो सिस्टम क्या है जी? इट इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी। और जो बच गया वो क्या है? सराउंडिंग्स। उसका बाहर का जो चीजें जो भी है वो क्या हो गई? सराउंडिंग्स। भाई इस रूम में जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं इस पूरे रूम को सिस्टम मान लूं, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सिस्टम हो गई। और जो बाहर का पूरी चीजें हो गई वो क्या हो गई? सराउंडिंग्स। तो ये लगा लो कि जिसकी तुम बात कर रहे हो वो सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, बाकी सब क्या है? इसकी सराउंडिंग्स। ठीक है जी, बात खत्म करते हैं। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी, ये सिस्टम हो गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सराउंडिंग हो गया। ये क्वेश्चन तो हमें आने वाला है नहीं है, व्हाट इज सिस्टम, ऐसे तो क्वेश्चन आता नहीं है। देखो, फिर भी खैर पता होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग। अब अगली बात आ गई यार थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, हम जो थर्मोडायनेमिक्स में डील करेंगे, किससे डील करना है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर तो सिस्टम जनरल बात करूं तो कुछ भी है, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है भाई। 2 बॉल हो सकती है, एक बंदूक और गोली हो सकती है। ठीक है जी, रॉकेट हो सकता है, रॉकेट और गैस हो सकती है, वो तो दूसरी बात होगी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी?
थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो यार थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तो समझ ले कि अपने पास कोई गैस ही होगी, ठीक है जी, क्या होगी, कोई गैस ही होगी, ठीक है। तो ये जो बनेगा ना यार, ये होगा अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारे पास सिस्टम होगा, क्योंकि हमने एक तो थर्मो वर्ड यूज किया, ठीक है, हीट का इफेक्ट वगैरह आएगा, टेम्परेचर की बातें होंगी, और दूसरा क्या बात कर रहे हैं हम, डायनेमिक भी बोल रहे हैं। अब डायनेमिक मतलब इसमें कुछ चेंजेस आएंगे ना, तो अगर तो सिस्टम सराउंडिंग की बात कर रहे हो तो जनरल डेफिनेशन ठीक है होगी, सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल अंडर स्टडी, और सराउंडिंग क्या होगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके आसपास की जितनी भी चीजें वो होगी सराउंडिंग। लेकिन अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तो हमारे पास बकायदा कोई आइडियल गैस हुआ करेगी, वो किसी कंटेनर में होगी, फिक्स्ड बाउंड्रीज वाले, ठीक है, कैसे कंटेनर में, फिक्स्ड बाउंड्रीज, ठीक है। हां, उसमें एक साइड पे मूवमेंट के लिए पिस्टन लगा होगा, तो पिस्टन तो चाहिए, क्योंकि बेटा डायनामिक बोला हमने, डायनामिक मतलब हो सकता है इसकी वॉल्यूम में चेंज करवा दें हम, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज होने के कारण बाकी अदर फैक्टर्स में भी हो सकता है क्या आए, चेंज आए, तो डायनेमिक रखने के लिए फिर पिस्टन भी आएगा, तो एक कंटेनर होगा, ठीक है, बाउंड्रीज उसकी वैसे तो फिक्स होंगी, लेकिन एक एंड पे इस पे पिस्टन जरूर लगा होगा जी, तो ये पिस्टन हो गया, ठीक है। अगर ये गैस एक्सपैंड होती है तो हम कहेंगे इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर कंप्रेस होती है तो वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है, उसके कारण हो सकता है बाकी चीजों में भी चेंज आ जाए। तो ये हमारा सिस्टम है, कौन सा वाला, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओके। और आसपास जो है वो इसकी क्या होगी, सराउंडिंग्स होगी। तो बात तो वही है, ये अंडर स्टडी है, इसलिए ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और इसके आसपास का जो भी है वो क्या हो गया जी, सराउंडिंग्स हो गई। तो डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन बस ये लगा लो कि अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें यार कोई हम आइडियल गैस ही लेकर चलेंगे। तो इसके अंदर कोई मान लो क्या है, आइडियल गैस है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तो आइडियल गैस ही रखनी है। फिर अब आइडियल गैस होगी तो उसकी कुछ खास बातें कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपस में अट्रैक्शन बहुत कम है, ना के बराबर है। बाकी आपने पढ़ा ही हुआ है, आइडियल गैस होगी तो आइडियल गैस इक्वेशन यानी PV इक्वल टू nRT ये फॉलो होगा, ठीक है। T यहां टेम्परेचर है, R यहां पर गैस कांस्टेंट है, N यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, P इस गैस का प्रेशर है, V इसकी वॉल्यूम है, T टेम्परेचर मैंने बोल ही दिया। तो ये सिस्टम हो गया यार, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक क्यों बोल रहे हैं वो भी अपनी बात आ जानी है, थर्मल इफेक्ट तो आ ही गया, टेम्परेचर डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस आएंगे बेटा। हो सकता है इसके प्रेशर में चेंज आ जाए, बाकी चीजें कांस्टेंट रह जाए, हो सकता है सब में चेंज आ जाए। तो सिस्टम सराउंडिंग हो गया, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल अंडर स्टडी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारे पास आइडियल गैस है, इसको हीट कर दो, इसको कंप्रेस कर दो, एक्सपैंड कर दो, तो बेटा इसमें चेंजेस हैं। ये जो PVRT है इनकी भी बात करते हैं, इनमें चेंज आ सकता है, इसको इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़े होंगे आपने, कई तरह के होते हैं टाइप्स में। अब देखो एक एक करके मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से नोट करते जाना। सिस्टम सराउंडिंग हो गया, फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हुई, फिर हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ आपको पता ही होगा यार, एक होते हैं जिसको कहते हैं ओपन सिस्टम,
ठीक है, क्लोज सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन यानी अब जो बंद नहीं है, ऊपर से ओपन है, विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग्स। भैया ढक्कन बंद नहीं है तो वो कैसा सिस्टम हो गया? ओपन, विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग। उसके गैस के पार्टिकल बाहर भी चले जाए, सराउंडिंग में मिल जाए, आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कैसा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम। ठीक है, नोट्स दिए होंगे, नोट्स में पढ़ लेना भाई, अब लिख नहीं रहा, बाकी अपने नोट्स में कॉपी पे बना रहे तो उसमें लिख लो कि ओपन सिस्टम क्या है? दैट सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है सराउंडिंग्स के साथ एज वेल एज मैटर। क्लोज क्या हुआ? विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स बट नॉट मैटर। एनर्जी का एक्सचेंज तो हो जाएगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सराउंडिंग्स के साथ। ठीक है जी। और आइसोलेटेड क्या है? उसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज हो पाएगा, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो पाएगा। उसकी जो वॉल्स हैं, जैसे जिस भी कंटेनर में डाला होगा, वो वॉल्स स्पेशल वॉल्स होंगी जिसको इंसुलेटिंग वॉल्स कहेंगे, यानी कि वो सराउंडिंग्स के साथ हीट एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगी। ठीक है, कैसी वॉल्स होंगी? इंसुलेटिंग वॉल्स लगानी पड़ेंगी। तो क्या हो गया ये? आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। तुमने इसको पकड़ के एक्सपेंड करवा दिया, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, लेकिन हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मैटर का आदान प्रदान होगा, ना ही एनर्जी का आदान प्रदान होगा। ये कौन सा हो गया? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये वॉल्स कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटिंग वॉल्स। इंसुलेटिंग वॉल्स, या कभी कभी इसको एडियाबैटिक वॉल्स। जब भी हीट एक्सचेंज जीरो होता है ना, तो वहां पे वर्ड एडियाबैटिक यूज होता है। ठीक है, एडियाबैटिक। अब मैंने बोला भैया इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी भी बहुत जरूरी होता है यार, आगे चल के इन टर्म्स का कहीं पे भी यूज होता रहेगा, तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी, इंट्रोडक्टरी बातें भी बहुत बहुत जरूरी होती हैं। ओके जी। तो सिस्टम, सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बीच में एडियाबैटिक की बात आ गई, इंसुलेटेड की बात आ गई। ओके जी। अगली बात, थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अब हमने बोला थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे तो आइडियल गैस लेंगे भाई। ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर में आइडियल। ओके जी। अब कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, कोई भी एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मान लो हमने इसको इंसुलेटिंग किया था, वो समझाने के लिए हमने इसकी इंसुलेटिंग वॉल फिर से क्या कर दी? रिमूव कर दी, कि अब जरूरी नहीं है कि ये इंसुलेटिंग वॉल्स ही हैं, नॉर्मल कर दिया फिर से सिचुएशन को। ठीक है जी। ओके, वो उस वक्त समझाने के लिए किया था, वो बात क्या हो गई अब अपनी खत्म हो गई। ये फिर से कोई जनरल सिस्टम हो गया। ठीक है, आइडियल गैस है इसमें। अब बेटा यार ध्यान से सुनना, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है स्थिति। स्टेट क्या है? इस वक्त इस सिस्टम की स्टेट क्या है? कहते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। वो लिक्विड है, सॉलिड है कि गैस है? स्टेट कौन सी स्टेट में है? ठीक है, तो यहां पर भी हमारा सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक है, मतलब उसमें चेंजेस हो सकते हैं। चेंज किसके होंगे? बेसिकली या तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, देख, क्योंकि हमने बोला गैस ही है इसमें भाई, तो या तो उसका प्रेशर चेंज हो जाएगा, या उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने के चांसेस बहुत
कम है, वो तो ओपन सिस्टम में हो सकता है, चलो मान लो वो भी हो सकते हैं, लेकिन हम ओपन सिस्टम लेके नहीं चलेंगे, हम तीन बातों को लेके चल रहे हैं कि या तो प्रेशर चेंज हो जाएगा इसका, या वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। बाकी एक और चीज लगाते होते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वैसे ये टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। इसलिए हम तीन से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी इंटरडिपेंडेंट हो गए, तो तीन से ही काम चलाते हैं, पीवीटी। लेकिन हां समझ लो चौथी चीज भी है जो कि चेंज हो सकती है या होती रहती है। तो यार इन चार चीजों पे किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट डिपेंड करती है, स्थिति डिपेंड करती है। इन चार चीजों का जो सेट है ना, कि भैया इस वक्त प्रेशर इतना है P, टेम्परेचर T है, इंटरनल एनर्जी U है और वॉल्यूम V है। अब ये चार चीजों का सेट जो है ये स्टेट डिफाइन करता है कि जी ये स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट कैसे डिफाइन होगी कि इस स्टेट में प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इंटरनल एनर्जी U है जी। अगर इनमें से एक भी चीज चेंज हो गई तो हम कहेंगे स्टेट चेंज हो गई, यानी स्थिति बदल गई। अगर ये चीजें फिक्स हैं, एक भी चीज चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये अपनी स्टेट मेंटेन कर रखे हुए हैं। अब बेटा इन चार चीजों के सेट को ही पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट कहते हैं। स्टेट का यार जनरल मीनिंग तो स्थिति है ना, कि यार मेरा सिस्टम है इस वक्त किस स्टेट में है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इंटरनल एनर्जी U है। अब इनमें से एक भी चीज में मैंने बोला चेंज हो गया तो हम कहेंगे स्टेट चेंज हो गई। तो ये जो चारों चीजें ना P, V, T, U, मैंने बोला चार है, काम तीन से चल जाता है, क्योंकि U और T, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दीज फोर क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज, और भी होती है लेकिन फिलहाल तीन से ही काम चलाएंगे पीवीटी से। एंट्रोपी भी होती है, आगे चलकर एक पढ़ेंगे हम एंट्रोपी। ठीक है, एक पांचवी चीज भी है जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एस से डिनोट करते हैं। तो ये जो चार पांच चीजें हैं ना भाई, एंट्रोपी वैसे मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा अभी, ठीक है, हम चार ही लेकर चलेंगे, लेकिन चलो बात चल रही थी तो बता दिया एंट्रोपी भी। तो ये पांच चीजें अगर एंट्रोपी को इंक्लूड कर दूं तो जो किसी भी स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनमें से एक भी चीज चेंज हो गई तो हम कहेंगे स्टेट चेंज हो गई। तो दीज क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। दीज क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल, किसी भी स्टेट के वेरिएबल्स। एक भी चीज चेंज हो गई तो स्टेट मान ली जाएगी कि चेंज हो गई जी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट मतलब यार जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या स्थिति है उसको हम थर्मोडायनेमिक स्टेट कह देते हैं। स्टेट वेरिएबल मैंने बता ही दिया, ये जो क्वांटिटीज हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, दीज आर टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। इनमें कभी भी चेंज आ सकता है, एक भी चीज चेंज होगी तो हम कहेंगे स्टेट चेंज हो गई है। ओके, अब अगर ये बातें हो गई तो एक वर्ड आएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। भैया अगर सारी की सारी चीजें एज इट इज है, मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे सिस्टम किस में है, इट इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी में, एंट्रोपी में वक्त के साथ
बदलाव नहीं हो रहा तो हम कहेंगे अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही, यानी कि स्टेट वेरिएबल्स वेरी नहीं कर रहे, तो क्या कह देंगे? इट इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखो, अभी तक जितनी हमने बात की उसमें थर्मोडायनेमिक का मतलब तो क्लियर हो ही गया। थर्मो यानी थर्मल इफेक्ट लगना, देख टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट है, हीट की इन्वॉल्वमेंट होनी है अभी, ठीक है। ये 4 1 2 3 4 5 बातें तो की हैं, अभी 2 बातें और आनी है, एक हीट और एक वर्क डन आना है। हाँ, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, बट दीज आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। ये स्टेट के फंक्शन नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या हीट स्टेट फंक्शन है? तो नहीं भैया, हीट नहीं है। हीट दोगे ना, तो हमने पहले भी बात की थी, हीट एनर्जी कभी भी स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होती। हीट तो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम को देनी ही पड़ेगी, उससे लेनी पड़ेगी। जब हम हीट इसको देंगे तो ठीक है देंगे, जब ये ले लेगा ना हीट, तो इसके अंदर हम ये नहीं बोलेंगे हीट एनर्जी स्टोर हो गई। वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये दोनों चीजें यूज बहुत होंगी, हीट भी और वर्क भी, बट बेटा दीज आर नॉट स्टेट फंक्शंस। हीट और वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शंस। हाँ, ये 4-5 चीजें चलती जरूर रहेंगी। एंट्रोपी बहुत कम यूज होगी, लास्ट में थोड़ी सी होगी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चलता रहेगा, हीट भी चलती रहेगी, वर्क भी चलता ही रहेगा। मगर स्टेट वेरिएबल कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। हीट बेटा दी जाती है, हीट ली जाती है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम हीट रिलीज करेगा, बट हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। वर्क होगा, ठीक है, वर्क ऑन द सिस्टम होगा, वर्क बाय द सिस्टम भी होगा, बट वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है जी। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की भी बात हो गई। अब अगली बात आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस मतलब कि कुछ प्रोसेस हुआ, मतलब स्टेट में चेंज हो गया, तो कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ होगा। इफ चेंज इन स्टेट हैज टेकन प्लेस, तो कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ होगा। ओके, अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते वक्त या करवाते वक्त कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती हैं प्रोसेस पे। ठीक है, कभी भी मान लो अब स्टेट चेंज हो रही है, थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज आ रहे हैं, तो हम कहेंगे यार द सिस्टम हैज अंडरगोन सम चेंज। ओके, अगर सिस्टम में कुछ चेंज आ गया है तो हम कहेंगे सिस्टम हैज अंडरगोन सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कुछ भी चेंज आया है इसमें तो क्या बोलेंगे कि जी सिस्टम हैज अंडरगोन सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सिस्टम में क्या हुआ है जी? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। ठीक है, सिस्टम हैज अंडरगोन सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब मैंने बोला प्रोसेस करवाते वक्त कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई की जा सकती हैं, जिससे कि अब कई तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बन जाते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब बता दिया, अगर स्टेट चेंज हुई है, स्टेट वेरिएबल में चेंज आया है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम हैज अंडरगोन सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हेडिंग डाल लेना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जिसमें आप कह सकते हो कि यार कंडीशन लगा दी कि जी जो भी होगा कोई चक्कर नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। लगा सकते हैं, आगे पढ़ेंगे कैसे लगा सकते हैं। तो तुमने लगा दी कंडीशन कि भाई जो मर्जी हो,
प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज होने दो, कोई चक्कर नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाने दो, मगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसको कह देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसमें टी क्या रखना है, कांस्टेंट, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। ऐसे ही तुमने बोल दिया कि भाई जो मर्जी हो, टेम्परेचर चेंज करवा ले, वॉल्यूम चेंज करवा ले, प्रेशर चेंज करवा ले, मगर हीट का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होना चाहिए। तो हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंज करा कर ले, वॉल्यूम में चेंज कर ले, जो मर्जी कर ले, मगर हीट का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होना चाहिए। ना हीट रिलीज होनी चाहिए, ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ऐसे अगर प्रोसेस करवा दिया तो उसको कह देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर कंडीशन लगा दी कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो उसको हम बोल देंगे आइसोबारिक प्रोसेस। अगर कंडीशन लगा दी वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम कह देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। ठीक है जी। उसके अलावा भी कई तरह के प्रोसेस होंगे, जैसे मान लो एक हो गया जिसको हम कहेंगे साइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि जहां से चले थे वापस वहीं पर आ गए। मान लो इस वक्त जो स्टेट थी P1 V1 T1 U1 थी, ठीक है, तुमने चेंज करवाया, प्रेशर चेंज हो गया, मान लो वॉल्यूम भी होगी, मान लो टेम्परेचर भी हो गया, मान लो इंटरनल एनर्जी भी हो गई। ठीक है, अच्छा इंटरनल एनर्जी को अब लूंगा नहीं आगे से मैं, क्योंकि देख अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। तो अब से हम इंटरनल एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट चल नहीं लेंगे, 3 से काम मैंने बोला चलता होता है। तो प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गई, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, लेकिन उसके बाद तुमने फिर से कुछ ऐसा प्रोसेस कराया कि फाइनली वहीं पर पहुंच गए, जिस स्टेट से चले थे फाइनली उसी स्टेट पे वापस आ गए। तो उसको कहेंगे हम प्रोसेस कैसा हो गया जी, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हो गया जी। ओके, एक हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, एक हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल यानी कि आपने स्टेट चेंज करवाई, ठीक है जी, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 गए, उससे P3 V3 T3 गए, P4 V4 T4 गए, और फिर वापस सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए आए। मतलब P1 V1 T1 से P2 V2 T2, उससे P3 V3 T3, और वापस फिर से ये स्टेट आई, वापस फिर से वहीं पर पहुंच गए। तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर सेम पाथ फॉलो नहीं कर पाए तो ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल होता है बेटा एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सबकी बातें डिटेल में आगे चलकर होनी है। ओके, तो नोट करो यहां तक, बोर्ड साफ कर कर फिर ये हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क की बात भी करते हैं। हाँ भाई यार, तो एक बात रह गई, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। देख अब इतना तो पता लग गया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात होगी, बार बार P चलेगा, बार बार V चलेगा, बार बार T चलेगा। ठीक है, ये 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तो है ही है। ओके, बीच में एक PV इक्वल टू NR T यूज होगा, जिसमें R बेटा गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसकी भी बात कर ही लो, ये तो यूज होना ही है। अब जो बेटा गैस कांस्टेंट है, इसका यहां से फार्मूला बनाओगे तो क्या बन जाएगा, PV डिवाइडेड बाय R इंटू
टी। ओके, P इंटू वी वर्क बनेगा, अभी बता देते हैं, वैसे पता होना चाहिए। ये जॉल बन जाएगा, ठीक है। R इक्वल टू क्या था, पी वी डिवाइडेड बाय एन इंटू टी, ठीक है। जॉल ये क्या है, पर मोल, ये हो जाएगा पर केल्विन। याद रखनी है भाई इसकी वैल्यू, ठीक है जी। अगर मैं इसकी वैल्यू नहीं, सॉरी यूनिट वैल्यू भी याद रखनी है, इसकी वैल्यू याद रखनी है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी। ये इसकी एस से यूनिट है। अब अगर मैं इसको, क्योंकि देखो हीट वीट चलती है तो कैलोरीज में भी चाहिए होता है, आपने पढ़ा जॉल पर मोल पर केल्विन में तो यही चलेगा, लेकिन अगर जॉल को यार कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो 8.314 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4.18 से, ठीक है। ये बन जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब इसको डिवाइड करके देख ले भाई, ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 8.314 है, 4.18 है, अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बाकी केमिस्ट्री में इसकी कई तरह की वैल्यूज सिखाते हैं, हमने 2 सिखा दी बस। कौन कौन सी, 8.314 या फिर 2, ये जॉल में, ये कैलोरी में, याद रख लो बस, बहुत काम आएगा। जैसे रट ली हमने वैल्यू कि भाई लेटेंट हीट कितनी होती है आइस की, 80, स्टीम की कितनी होगी 540, ऐसे ये भी वाली बात रट लो कि इसकी भी होगी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन यूज होगा इसका, ठीक है जी। तो ये बहुत यूज होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होना है, पी चलता रहेगा, वी चलता रहेगा भैया, टी चलता रहेगा, और एक आएगी हीट, और फिर क्या आ जाएगा वर्क, ये भी चलता ही रहेगा, ठीक है। तो हीट, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी आएगी, पीवीटी तो है ही है। ये 6 चीजें हैं कुल मिला के, जिनमें से 4 स्टेट वेरिएबल्स हैं। यू, अब यू और टी हमने बोला एक ही चीज है, इंटरडिपेंडेंट है, तो पीवीटी से काम चलाते हैं। खैर कितनी, 1 2 3 4 चीजें स्टेट वेरिएबल है, लेकिन बेटा हीट और वर्क चलेगा। अब ध्यान से सुनना, ये कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मान लो, ठीक है जी। ये कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसने हीट एब्जॉर्ब की या हीट रिलीज की, ठीक है। मान लो मैंने इसको हीट दी है, ठीक है जी, हमने इसको हीट दे दी, क्यों, हीट एब्जॉर्ब कर ली इसने। अब बेटे जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हो सकता है उस हीट एब्जॉर्ब करने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है हीट एब्जॉर्ब करने से ये एक्सपेंड करे, गैस हीट एब्जॉर्ब करती है तो गैस एक्सपेंड कर सकती है। मान लो ये क्या करती है, गैस एक्सपेंड कर जाती है और यहां पहुंच गई, पिस्टन ऊपर तक चले गया। अब हुआ क्या, जब ये एक्सपेंशन हुई तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये जो हुई, ये क्या हुई यार, चेंज इन वॉल्यूम। तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, उसके कारण एक्सपेंशन हो गई, चेंज इन वॉल्यूम हो गई, तो मूवमेंट होगी ना यार, मूवमेंट हो गई ना। मूवमेंट होने के कारण समझ ले वर्क हो गया, कुछ ना कुछ वर्क हुआ तभी मूवमेंट हुई है। जब भी डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क डन तो आएगा ही आएगा। तो हीट एब्जॉर्ब की, कुछ क्या हो गया, वर्क, क्योंकि एक्सपेंशन करवा दी मैंने, वॉल्यूम में चेंज आ गया, मूवमेंट हो गई, तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ,
ठीक है जी। आपने हीट दी, इधर डी लगा दिया ना, इसको मैं क्या कर देता हूं, मान लें डी क्यू कर देता हूं, ठीक है। इसको क्या कर देता हूं, डी डब्ल्यू कर देता हूं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी हीट दी जिसमें से ये वॉल्यूम चेंज आ गया और ये क्या हो गया, वर्क डन। लेकिन मैंने बोला हीट देने से टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, तो हो सकता है इसमें अंदर ही अंदर टेम्परेचर में भी क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। इधर वॉल्यूम में भी इंक्रीज आ गया, इधर टेम्परेचर में भी क्या हो गया, इंक्रीज आ गया। भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई बार बात हो ली, अब तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर बढ़ गया, इससे इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। तो पॉइंट ये है, जो मैंने हीट दी या इसने जो अब्सॉर्ब की, उसमें से कुछ ने वर्क किया, यानी हीट कहां खर्च हुई, वर्क करने में हुई ना, वर्क भी तो भाई एनर्जी है। और बाकी बची जो हुई है वो कहां चली गई, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, और टेम्परेचर बढ़ गया मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो पॉइंट ये है कि भाई ये वर्क डन अपने आप नहीं हो गया, हीट देने से हुआ। ये जो हीट दी है, हो सकता है इसके अंदर इसकी इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ा दें, तो जो भी हीट दी उसी के दम पे कुछ वर्क हुआ और उसी के कारण कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो हीट है, हीट वो स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होगी। देखिए, हीट या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, उसके कारण कुछ वर्क होगा, या सिस्टम करेगा या सिस्टम पर होगा, और उसी हीट के कारण कुछ इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। ये इनके बीच में रिलेशन बननी है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है जी। स्टेट वेरिएबल इंटरनल एनर्जी ही है, क्योंकि उसके कारण टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो एक तो ये रिलेशन याद रखनी है कि हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क का कंसेप्ट क्या है। इंटरनल एनर्जी उसकी अंदर की एनर्जी है। देख, कोई भी गैस है ना, ये गैस है, चलो हीट की बात तो हो ही गई, हीट या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ओके, स्टोर फॉर्म में तो होनी नहीं है। वर्क की भी बात होगी, एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन कुछ ना कुछ हो गई होगा। अब बात आती है इंटरनल एनर्जी की, तो गैस जो है ना यार, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वैसे तो दो तरह की होती है, वैसे तो दो तरह की होती है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, ठीक है। हीट की बात हो गई है, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। तो हमने बोला गैस जो है वैसे तो उसकी कुछ ना कुछ अब अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी जो गैस की है, इंटरनल एनर्जी, ध्यान से सुनना पॉइंट को, गैसियस पार्टिकल्स की, यार ये काइनेटिक भी हो सकती है और पोटेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। टोटल एनर्जी यू से नोट करते हैं, काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है, मगर फॉर एन आइडियल गैस, कैसी गैस के लिए भाई, आइडियल गैस के लिए कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी कि अगर गैस आइडियल है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में, अगर गैस आइडियल है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका तो कोई कंसेप्ट आएगा ही नहीं। कहने का मतलब, अगर गैस बेटा कैसी है, आइडियल, तो उसकी जो भी एनर्जी है ना, जो भी उसकी एनर्जी है वो कौन सी मानी जाएगी, काइनेटिक ही मानी जाएगी, पोटेंशियल होती नहीं है। तो अगर गैस बेटा जी आइडियल है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जो भी उसकी एनर्जी है वो सारी की सारी क्या है, काइनेटिक ही है। और काइनेटिक वाली जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है,
टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इसलिए हम सारी की सारी एनर्जी को काइनेटिक मानते हुए, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी ही मानते हैं। कुछ देर में इनके फार्मूले वगैरह भी, इंटरनल एनर्जी वगैरह के आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी मैंने बोला पोटेंशियल हो सकती थी, लेकिन आइडियल गैस है इसलिए पोटेंशियल है ही नहीं, काइनेटिक ही मानेंगे, कि जो कि किसके कारण फिर होती है, टेम्परेचर के कारण होती है। ओके, तो हमने बात की हीट की, हमने बात की इंटरनल एनर्जी। अब थोड़ी सी बात वर्क की भी कर लें। हमने बोला एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन तो होना ही है, कंप्रेशन होगी तो भी वर्क डन तो होना ही है। अब वर्क डन का फार्मूला कैलकुलेट ही कर लेते हैं। मान लो अंदर से प्रेशर पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, वर्क डन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई ना। अब ध्यान से सुनना, ये पिस्टन है अपर पार्ट, ठीक है, ये वही पिस्टन है जब यहां पर था, और ये डीवी, ये डीवी है। तो कितनी वॉल्यूम में चेंज हुआ, डीवी में। अब अगर पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, तो हमें पता है डीवी इक्वल टू, ये अगर डिस्प्लेसमेंट डीएक्स हुई है तो सिलेंड्रिकल सा बन गया ना, तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये डीएक्स, पहले बहुत बार कर रखा है, ठीक है जी। तो चेंज इन वॉल्यूम तो ये है। अब यहां से लेके यहां तक भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी, डीएक्स, तो जो वर्क डन हुआ वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन हुआ वो होगा फोर्स की जगह पर प्रेशर इनटू ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। प्रेशर क्या होता है, अंदर से प्रेशर लग रहा था ना मेरे भाई, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितना लगा, जो ऊपर की ओर लगा, P इंटू ए, तो F की जगह लिखा P इंटू ए, यहां लिखा dx, A इंटू dx बन गया dv, dv इक्वल टू dw इक्वल टू P इंटू A इंटू dx बन गया dv, dw इक्वल टू P dv। आगे से याद रख लो कि वर्क डन का फार्मूला क्या है, P इंटू dv। वर्क डन का फार्मूला क्या बनेगा जी, P इंटू dv। P क्या हुआ, प्रेशर, dv क्या हुई, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है जी। तो ये जो तीन बातें चल रही है ना, dq, dw और du, du यानी इंटरनल एनर्जी, इसके फार्मूले भी आएंगे, ठीक है। dw का फार्मूला हमने बना दिया। याद रख लो बढ़िया से कि वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, P इंटू डीवी वर्क। हाँ नहीं बेटा यार, तो कहां तक बात पहुंची, क्या कर लिया हमने अभी अभी, एक यार कर लिया हीट का कंसेप्ट, दूसरा इंटरनल एनर्जी, और तीसरा वर्क डन। अगर हीट को बेटा dq से डिनोट करें, या कई बार डेल्टा क्यू से डिनोट कर देते हैं, मतलब जितनी हीट का सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज हुआ है। ओके, इंटरनल एनर्जी चेंज को आमतौर पे du से डिनोट कर देते हैं, और इसको वर्क डन को आमतौर पर dw से। इनके बीच में रिलेशन तो यही है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। जितनी हीट दोगे यार, उसी के आधार पर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और वर्क भी डन होगा, है ना। सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जरूरी नहीं है यूज हो, कुछ वर्क डन भी हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन या कंप्रेशन होती रहती है। अच्छा, ये हीट तो चलो हीट है। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमने बोला काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, लेकिन आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं, और मेनली क्या चलती है आपकी, काइनेटिक ही चलती है। काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला है बेटा, इट विल बी 3/2 kT, है ना। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो, नहीं तो हम पढ़ा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का 3/2 kT या
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, इधर इसकी डिफरेंशिएशन कर दी तो इसकी भी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, dt। ओके, ये चलेगा। अब इसीलिए मैं बोलता हूं टेम्परेचर में चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। उसके अलावा वर्क डन का फार्मूला हमने निकाल ही लिया, क्या था जी, dw इज इक्वल टू P इंटू dV, यानी वर्क डन डिपेंड करता है यार चेंज इन वॉल्यूम में। अगर जो हमारा सिस्टम है, जो भी एक फाइनाइट बाउंड्रीज में था, अगर उसकी वॉल्यूम में चेंज होता है तो वर्क होगा, वॉल्यूम में चेंज होता है तो वर्क नहीं होगा। ओके, ओवरऑल अगर टोटल वर्क डन निकालना हो तो इसकी क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी। वॉल्यूम की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो मान ले इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक पहुंच गए V1 टू V2, तो ओवरऑल जो वर्क डन है उसका फार्मूला हो जाएगा, अगर P कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन और dV हो जाएगी, वो V2 माइनस V1 लिमिट लगा देंगे, वो बाकी मौके पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की, क्योंकि जरूरी नहीं है ना बेटा कि P कांस्टेंट हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो वो बाहर आ जाएगा और dV की इंटीग्रेशन हो, अगर नहीं है तो फिर उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ेगी। तो ये वर्क डन की क्या आ गई, एक्सप्रेशन आ गई। चलो ये भी याद कर लेनी है कि टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdv, या फिर इसको तो w लिख ही देते हैं, ये हो जाता V1 टू V2 P इंटू dv। ठीक है जी, ये बनती है आपकी रिलेशन। तो ये वर्क डन की बात भी हो गई यार, सब बातें आएंगी, धीरे धीरे बात को आगे बढ़ा ही रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी है, मतलब इसमें जो बेसिक जितनी भी टर्म्स है ना यार, वो टर्म्स ही हम लेकर आ रहे हैं कि क्या क्या यूज होगा। नेक्स्ट लेक्चर से फिर टॉपिक वाइज बातें आनी शुरू हो जाएंगी। तो बात चल रही है वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट की। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात है, दैट इज द साइन कन्वेंशंस, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमें कुछ साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशंस यानी कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, किस चीज को। 3 चीजें अपने पास, एक है हीट, एक है इंटरनल एनर्जी और एक है वर्क डन। अब देखो, जब तक तो Q U W है तब तक ये हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन है। जब इसके साथ DQ DU DW लगा दिया ना, तो ये चेंज इन हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या वर्क डन का चेंज आ रहा है। ओके, अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कब वर्क डन या चेंज इन वर्क डन, इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेना है, कब इनको नेगेटिव लेना है। तो बेटा साइन कन्वेंशंस बहुत जरूरी याद रखना। ये क्या है जी, सिस्टम है, आसपास उसकी सराउंडिंग्स है। ठीक है जी, ये सिस्टम हो गया, आसपास उसकी सराउंडिंग्स हो गई। अब देखो, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त इक्वेशन ऑफ स्टेट है P1 V1 T1 है, ठीक है। P V T U हमने बोला T पे डिपेंड करती है, T से चलाते हैं। इस वक्त इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है, सॉरी जो स्टेट है वो PVT है। अच्छा, मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात की बीच में यार, ये जो PV इक्वल टू nRT है ना, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर हमने पहले बात नहीं की तो अब कर देते हैं, दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इस वक्त ये स्टेट है ना,
प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। तो इस वक्त स्टेट ये है और इस वक्त स्टेट की इक्वेशन क्या होगी, P1 V1 इक्वल टू N R T1। ठीक है जी। मान लो स्टेट चेंज हो गई, कोई प्रोसेस हुआ, स्टेट चेंज होके क्या हो गई, P2 V2 T2। ठीक है जी, स्थिति बदल गई, प्रेशर में चेंज हो गया, वॉल्यूम में चेंज हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया, न्यू स्टेट क्या होगी, P2 V2 T2। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी यार, P2 V2 इक्वल टू एन आर T2। सो किसी भी वक्त किसी भी सिस्टम की क्या स्टेट है बेटा, वो किसने बतानी है, द सेट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वैल्यूज। ठीक है, प्रोसेस होगा, स्टेट में चेंज होगा, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज होगा, इस दौरान कुछ वर्क भी होगा, कुछ हीट भी एब्जॉर्ब होगी और कुछ इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होंगे। अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो दैट चेंज ऑफ हीट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है जी, जगह बनाते हैं पहले फिर लिखते हैं। ठीक है, अगर सिस्टम ने बेटा हीट एब्जॉर्ब की है तो दैट विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव, और अगर हीट रिलीज की है तो वो जो चेंज ऑफ हीट है ना dq, उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं सारी बात यार, बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातें हमने बोला, पूरा का पूरा लेक्चर आज का इंट्रोडक्टरी ही है, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में। अब जितनी भी टर्म्स आनी है वो सारी की सारी हमने यहीं पर बेटा जी डिस्कस एक बार करवा दी, कुछ रह गई वो भी करवा देते हैं। ठीक है जी, तो स्टेट चेंज हो रही है, कई कुछ हुआ, अब हीट का भी एक्सचेंज हुआ होगा। तो अगर बेटा हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम है, तो ये जो चेंज ऑफ हीट है हमें इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। ओके जी, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अगर यार हीट रिलीज की है, सराउंडिंग्स को दी है, तो ये जो हीट है इसका साइन कैसे लेना है, नेगेटिव। ठीक है जी, अगली बात, अगर एक्सपेंशन हुई है, सीधा हिसाब है भाई, एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम बढ़ गई है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि यहां पे जो वर्क डन हुआ है एक्सपेंशन में, यानी dV चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आ रहा है। देख, चेंज इन वॉल्यूम कितना, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ गई, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, पॉजिटिव आया ना, तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने किया भाई। और ये वाला जो वर्क डन है कैसा आना है, पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। और अगर कंप्रेशन हुई है, कंप्रेशन, तो हम कहेंगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर कंप्रेशन हुई है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। भाई अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया
तो इसे हमें नेगेटिव लेना है, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है जी। अब रह गई इंटरनल एनर्जी, सीधा हिसाब, अगर टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज्ड। मतलब du क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी। अब यहां से देखो, P1 से P2 हुआ, V1 से V2 होगी, बाय वॉल्यूम बढ़ गई तो वर्क डन पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। हीट ले ली तो पॉजिटिव हीट है, हीट रिलीज की तो उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नोट कर लेना बढ़िया से। इफ T इज डिक्रीज, मान ले T क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो U इज ऑल्सो डिक्रीज, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यार बातों को बढ़िया से याद रखना होगा कि अगर हीट एब्जॉर्ब की है तो चेंज इन हीट पॉजिटिव, रिलीज किए सिस्टम ने तो नेगेटिव। एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव। कंप्रेशन हो गई, वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो इसका मतलब du पॉजिटिव है, अगर घट गया तो du नेगेटिव है। तो कई बातें हो गई, इस बात को क्लोज करते हैं। कुल मिला के हमारे पास P है, V है, T है, Q है, U है, W है। कितनी चीजें, P, V, T, Q, U, W, जिसमें से P, V, T और U स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, ये चीजें स्टेट फंक्शंस हैं। Q और W स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। वर्क होता है, हीट दी जाती है या ली जाती है। PVT U है स्टेट फंक्शंस। ठीक है जी, लेकिन उसमें से 3 से ही काम चलाते हैं हम, क्योंकि U और T बिल्कुल ही इंटररिलेटेड है। U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, और ये PVT को मिलाकर जो इक्वेशन बनती है, PV इक्वल टू nRT, इट इज टर्म्ड एज, इसको क्या कहते हैं फिर हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो बातें चलती ही रहेंगी। अगली हेडिंग डाल लो, इंडिकेटर डायग्राम्स। नेक्स्ट हेडिंग इज इंडिकेटर डायग्राम्स। अब बेटा पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इंडिकेटर्स यूज करेंगे, ठीक है, उनको हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम्स। अब बेटा इंडिकेटर डायग्राम मतलब, अब इंडिकेटर का काम क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। मतलब गाड़ियों में इंडिकेटर लगे होते हैं, है ना, स्कूटी मोटरसाइकिल में भी इंडिकेटर लगे होते हैं। इंडिकेटर लगा डला दो, है ना, इंडिकेटर ऑन कर दो, तो अगले वाले को पता लग जाता है कि बंदा करने क्या वाला है, किस तरफ मोड़ने वाला है। तो इंडिकेटर कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करेगा ही ना। अब यहां पे बेटा थर्मोडायनेमिक्स में इंडिकेटर डायग्राम्स हमें इंडिकेट कर देंगे कि प्रोसेस कैसा हो रहा है। अब देखो, हमने देखा कई तरह के प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो तो प्रोसेस कैसा माना जाएगा, आइसोथर्मल। अगर प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो तो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबारिक। हीट का कोई आदान प्रदान नहीं किया तो क्या होगा जी, एडियाबैटिक। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो क्या होगा जी, आइसोकोरिक। अब प्रोसेस तो बेटा कई टाइप की है ना, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस को इंडिकेट हम विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर डायग्राम्स करवा सकते हैं। अब अपने पास इक्वेशन होती है भाई, PV इक्वल टू nRT,
ये अपनी इक्वेशन है। इसमें बेटा यार n और r को तो छोड़ दो, 3 वेरिएबल बच गए, p, v और t। अब यार इनके बीच में आपस में ग्राफ बनाना है तुमने। अगर तुमने p वर्सेस v ग्राफ बनाया या p वर्सेस t ग्राफ बना लिया या v वर्सेस t ग्राफ बना लिया, तो यार इनके जो ग्राफ हैं हमें कुछ ना कुछ तो देखो इंडिकेट करेंगे ही करेंगे। ये सारे के सारे अपने आप में इंडिकेटर डायग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है, सब अपने आप में बेटा जी इंडिकेटर डायग्राम हो सकते हैं। मान लो मेरे पास इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। मैंने इसको बोला कि भैया P इज इक्वल टू एन आर बाय वी इंटू टी, ठीक है जी। अब अगर मैं मान लूं V क्या है, लेट मान लो V को क्या मान ले, कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस कैसा हो रहा है, आइसोकोरिक। V कांस्टेंट का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब बेटा अगर V कांस्टेंट मान लूं तो P पूरा पूरा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चले गया। अब P के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई है बिल्कुल N, तो इक्वेशन कैसी बनेगी, सॉरी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर कभी PT ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए तो समझ लो कि कैसा प्रोसेस है ये, इट इज आइसोकोरिक। PT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा ये, आइसोकोरिक। इसको कौन सा प्रोसेस बोल देंगे, आइसोकोरिक। अब ये वैसे नहीं समझ पाओगे, इक्वेशन के हिसाब से आप समझोगे कि PT ग्राफ अगर ऐसा बन गया तो आइसोकोरिक है। अगर PV ग्राफ ऐसा बना रखा है तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रही है, प्रेशर में चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है ना। ये कौन सा था, आइसोकोरिक है, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है जी। अब अगर V वर्सेस T ग्राफ बना रहे हो, देखो V वर्सेस T ग्राफ बना रहे हो और V वर्सेस T ग्राफ ऐसा आ जाए तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि V इक्वल टू एन आर के नीचे P इंटू T लगा दिया ना। अगर ये कांस्टेंट होगा तभी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब P को क्या माना गया है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये कैसा है, आइसोबारिक हो गया। यानी आपको इंडिकेटर डायग्राम से काफी कुछ इंडिकेट होगा। तो ये इंडिकेटर डायग्राम्स है। अब इनमें से बेटा इंडिकेटर डायग्राम्स में से कई बना दी मैंने, सबसे जो ज्यादा चलने वाला है वो होता है पहले वाला पीवी डायग्राम। तो कई बार ना इंडिकेटर डायग्राम का मतलब पीवी डायग्राम ही होता है ना। सबसे ज्यादा कौन सा चलेगा, पीवी डायग्राम ही चलेगा। तो अगर कोई बोलेगा इंडिकेटर डायग्राम बना, तो बंदा सबसे पहले कौन सा बनाएगा, पीवी डायग्राम ही बनाएगा। तो इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम, एक ही बात। सबसे ज्यादा चलने वाला इनमें से कौन सा, पीवी डायग्राम। हम भी ज्यादा डीलिंग किसके साथ करेंगे, पीवी डायग्राम के साथ ही करेंगे, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम ही सबसे ज्यादा चलता है। हम भी सबसे ज्यादा यही बनाएंगे, पीवी डायग्राम। अब इसमें से 2-3 बातें हमने निकालनी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम जो है वही असली इंडिकेटर डायग्राम माने जाते हैं, या वही सबसे ज्यादा यूज होते
हैं जी। तो नेक्स्ट बात, इंडिकेटर डायग्राम में हमने यही लिख दिया कि पीवी डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो दूसरे भी हो सकते हैं, अब कोई जिद करेगा कि ना भैया हम तो दूसरे वाला बनाएंगे पीटी डायग्राम, तो उसको बोलो भैया बना ले, ठीक है, मर्जी है, लेकिन पीवी डायग्राम ही मेन होते हैं। तो इंडिकेटर डायग्राम का मतलब बेसिकली पीवी डायग्राम ही बनेगा, ठीक है जी। ये हो गया P और ये हो गया B, ठीक है जी। अब पीवी डायग्राम में कई बातें, अगर ग्राफ अपना ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब एक्सपेंशन हुई है, देख वॉल्यूम बढ़ रही है ना, वॉल्यूम बढ़ रही है तो दिख रहा है, बाकी चीजें दिखे ना दिखें, एक चीज तो क्लियरली दिख रही है, एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन। अगर ग्राफ का जो एरो है वो उल्टा लगा हुआ है, ये P है, ये V है, ऐसे लगा हुआ है, तो क्लियर है क्या हो रही है जी, कंप्रेशन हो रही है। देख प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गई ना, तो ये कंप्रेशन है, इसमें वॉल्यूम बढ़ गई ना, तो ये क्या है, एक्सपेंशन है। ये फाइनल स्टेट मान ले ये पहुंच गई, ये इनिशियल स्टेट पहुंच गई। तो जी इनिशियल स्टेट क्या थी, P1 V1, टेम्परेचर भी कुछ रहा होगा, लेकिन मुझे तो ग्राफ में यार P और V दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मैं भी P1 V1 लिख रहा हूं, टेम्परेचर के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। ये क्या हो गई, P2 V2। तो इस ग्राफ को देखकर एक चीज क्लियरली कह सकता हूं मैं, एक्सपेंशन हुई है। बाकी अब टेम्परेचर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो फिर अंदर की डिटेल में घुस के पता लगेगा। फिलहाल ऊपर वाला डायग्राम क्या है, एक्सपेंशन शो कर रहा है, और जो नीचे वाला डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है जी, कंप्रेशन, क्योंकि इसकी इनिशियल स्टेट बेटा जी इधर है P1 V1, ये होगी P2 V2। ओके, अब यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली, हमें पता है जो वर्क डन होता है वो P इंटू dV होता है, यानी प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ठीक है। याद करो, याद करो, अगर मैं एक तरफ वेलोसिटी बनाता हूं, एक तरफ टाइम बनाता हूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू होता है V इंटू टी। अब V और T का प्रोडक्ट है ना, तो VT ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि V और T को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ रहा है। याद करो, अगर मैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाता हूं तो यार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है ना, तो इसलिए फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो क्या प्रोवाइड करता है, वर्क प्रोवाइड करता है। पुराना कंसेप्ट है। इसी हिसाब से प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा dW इक्वल टू P इंटू dV। तो इसलिए भाई P और V, P और V का प्रोडक्ट क्योंकि वर्क डन है, तो PV डायग्राम के अंडर जो एरिया आएगा दैट विल प्रोवाइड अस द वर्क डन। क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क डन प्रोवाइड करेगा। अगर मैं छोटे से वॉल्यूम चेंज की बात करता हूं कि जी यहां से यहां तक
ये छोटा सा वॉल्यूम चेंज यहां से यहां तक, ये छोटा सा वॉल्यूम चेंज क्या है, डीवी है। तो इस चेंज के दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो इसके अंडर का एरिया, यानी ये जो एरिया है ये हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। और अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए P1 V1 से लेके P2 V2 तक का, तो ये जो पूरा एरिया है ये मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा, टोटल वर्क डन प्रोवाइड कर देगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, नोट करने वाली बात ये है कि द एरिया अंडर, नोट कर लेना कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम gives the work done during a thermodynamic प्रोसेस। भैया किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर पीवी डायग्राम बनता है और उसके अंडर कुछ एरिया आता है, दैट एरिया विल गिव अस द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो वर्क डन होता है वो पहली बात तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है, वो तो है ही है, और ये और किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ठीक है जी। तो ये नोट करने वाली बात है जी। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। ये और किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। अब देखो, अगर ये इधर को गया है तो ये क्या थी, एक्सपेंशन थी। एक्सपेंशन के दौरान जो डीबी है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला वर्क डन जो पूरा एरिया है वो ये पॉजिटिव है। जब कंप्रेशन होती है तो कंप्रेशन में जो चेंज इन वॉल्यूम है, तो भाई वर्क डन होता है P इंटू डीवी। अगर कंप्रेशन होगी, जैसे इसमें क्या हो रही है कंप्रेशन, तो डीवी क्या आएगा, नेगेटिव। डीवी नेगेटिव का मतलब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो बेटा जी अगर ग्राफ उल्टा आ रहा है पीवी वाला, तो एक मतलब कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है मतलब वर्क डन उसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ग्राफ सीधा जा रहा है यानी कि एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में डीवी पॉजिटिव आता है, इसलिए ये जो ऊपर वाला वर्क डन है ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो भाई ग्राफ से भी पता लग जाएगा कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो भाई इंडिकेटर डायग्राम में पीवी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट। पीवी डायग्राम से हमें काफी हद तक कई चीजें पता लगेंगी, जैसे इस वक्त ये पता लग रहा है कि ये एक्सपेंशन है, इसका वर्क डन पॉजिटिव है, ये कंप्रेशन है, इसका वर्क डन नेगेटिव है। बाकी कई तरह के बेटा पीवी डायग्राम बनाए जा सकते हैं। 5-7 मिनट और बात करेंगे और आज का लेक्चर क्लोज करेंगे कि जी पीवी डायग्राम किस किस टाइप के बन सकते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कई चीजें जो हैं अभी क्लियर नहीं है, तो उन पीवी डायग्राम्स को अभी हम स्किप कर बाद में फिर से आएंगे और बातें भी बताएंगे। जितनी बातें अभी तक क्लियर हैं उसके हिसाब से बेटा अगर हम पीवी डायग्राम बनाते हैं तो कई टाइप के होंगे। ठीक है जी, रब कर दें इसको, बस कुछ मिनट और आज के लेक्चर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, हमने बोल रखा है अगर बेटा ये ज्यादा बड़ा हो जाए, यानी अगर 40 मिनट से ऊपर चले जाए, तो आपके पास ऑप्शन होती है
कि इसको आप 2 बारियों में लगाया करो यार, क्योंकि अगर लगाना है तो प्रॉपरली लगाना है ना। अब मैंने इसको बड़ा छोटा टाइमिंग के हिसाब से नहीं करना होता, टॉपिक के हिसाब से बेटा बड़ा छोटा होता है। तो फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्टरी में हमें इंडिकेटर डायग्राम तक कवर अप करना है। हो गए लगभग, कुछ बातें और करनी है। जैसे बेटा जी अब अपने पास कई तरह के प्रोसेसेस है। अगर मेरा पीवी डायग्राम ये पी है, ये वी है, अगर ऐसा हो जाए तो क्लियरली इट इज आइसो बारिक प्रोसेस। ठीक है, प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा, आइसोबारिक है। इसके अंदर जो भी वर्क डन आएगा, अब ये पहली स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, पी क्या है जी, कांस्टेंट है। ठीक है जी, पी कांस्टेंट है। इसके अंदर जो भी वर्क डन आएगा, सॉरी एरिया आएगा, वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, वर्क डन प्रोवाइड कर देगा। अब आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, V1 से लेकर V2, P तो कांस्टेंट है, P बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dV होगी, लिमिट लगेगी तो V2 माइनस V1 आ जाएगा। तो अगर बेटा आइसो बारिक प्रोसेस चल रहा है, उसका वर्क डन तो सिंपल है, P को किससे मल्टीप्लाई करना है, V2 माइनस V1 से। अब एरिया के हिसाब से भी देखोगे ये P है, ये वाला पॉइंट V1 है, ये वाला पॉइंट V2 है, तो V2 माइनस V1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, P से, तो एक तो एरिया भी आ जाएगा और वही चीज क्या हो जाएगी, वर्क डन भी हो जाएगी। चाहे इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकाल लो, चाहे एरिया वाले मेथड से निकाल लो। ठीक है जी। अगर ग्राफ ऐसा है तो पीवी, वो कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना दूं तो इसका मीनिंग क्या निकला कि वॉल्यूम में तो चेंज हो ही नहीं रहा, वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा ना, वॉल्यूम तो क्या हो गई, कांस्टेंट होगी, प्रेशर चेंज होता जा रहा है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब भाई मेरे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट, तो मतलब क्या निकला, मतलब निकला कि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोचोरिक यानी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, नो वॉल्यूम चेंज। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो तुम्हें पता है डीवी 0 हो गया तो वर्क डन 0 होता है। अब इसके अंदर देख, एरिया तो बना ही नहीं ना, जब ये सीधी लाइन ऊपर कोई निकल लेगी तो इसके अंदर तो कुछ एरिया आएगा ही नहीं, एरिया आएगा नहीं तो वर्क डन 0, चाहे ग्राफ से निकाल ले चाहे आई से निकाल ले, वर्क डन क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे बताएंगे, अभी सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। अब अगर ग्राफ कुछ ऐसा है और अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, इन दोनों में फर्क है, दोनों के दोनों एक्सपेंशन शो कर रहे हैं मेरे भाई, दोनों के दोनों एक्सपेंशन शो कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है ना, उसकी एक्सपेंशन स्लो है और दूसरे वाले की बहुत फास्ट है। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है, ये बड़ा ही फास्ट प्रोसेस है। अब वैसे हमें नहीं पता लगेगा कि क्या मतलब निकल रहा है इसका, हमें तो सिर्फ ये पता लग रहा है कि दोनों में हो क्या रही है भाई, एक्सपेंशन हो रही है। लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे बेटा, अगर पीवी डायग्राम की स्लोप जो है वो काफी ज्यादा है, स्लोप आप समझते होंगे, ये फ्लैट सा है, इसकी स्लोप कम है, जो एकदम नीचे आ गया इसकी स्लोप ज्यादा है, तो एक्सपेंशन तो है लेकिन इसकी एक्सपेंशन तो ठीक है दिख रही है, लेकिन इन दोनों में से इट हैज लेस स्लोप और इसकी जो है लार्ज स्लोप। आगे चलकर पढ़ेंगे कि अगर पीवी डायग्राम में स्लो प्रोसेस हुआ है, स्लोप से पता लग जाएगा प्रोसेस स्लो है या फास्ट है। ठीक है, इसकी स्लोप लेस है,
तो ये स्लो प्रोसेस है, मतलब स्लो एक्सपेंशन हुई है, और ये फास्ट प्रोसेस है। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। ये स्लो प्रोसेस माना जाएगा और ये कैसा प्रोसेस माना जाएगा? फास्ट प्रोसेस। जिसकी स्लोप ज्यादा है फास्ट होता है। अब आगे के पॉइंट है, अभी फिलहाल पीवी डायग्राम समझा रहे थे तो बीच में बताना पड़ गया। आगे के पॉइंट ये है कि अगर बेटा फास्ट प्रोसेस है तो इसका मतलब, सॉरी स्लो प्रोसेस है, इसका मतलब वो आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, और अगर फास्ट है इसका मतलब वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो पीवी डायग्राम से ऐसा आ जाए तो साफ साफ दिख रहा है कि जी ये आइसोबारिक है, ऐसा आ जाए तो साफ साफ दिख रहा है ये आइसोकोरिक है, ऐसा आ जाए तो साफ साफ नहीं दिख रहा, बस इतना दिख रहा है कि ये एक्सपेंशन है। ठीक है, ये क्लियर है, एक्सपेंशन है। लेकिन अगर बेटा एक के साथ दूसरे दो ग्राफ दिए हो और दोनों में कंपैरिजन पूछ रहा हो, या ये पूछ रहा हो कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है, तो याद रखना जिसकी स्लोप लेस है वो आइसोथर्मल है, जिसकी स्लोप ज्यादा है वो फास्ट प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। आगे चलकर इसको प्रूव भी करेंगे, जो पॉइंट है ना स्लोप कम ज्यादा वाला पॉइंट प्रूव भी करेंगे। फिलहाल तो यार पीवी डायग्राम की बात हो रही है, ध्यान से भाई। ये पीवी है। अगर बेटा जी प्रोसेस कुछ ऐसा शो कर दिया तो इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कैसा? साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक है मेरे भाई, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जिस स्टेट से चले थे उस स्टेट पे वापस आ गए। ठीक है जी, P1 V1 से चले P2 V2 तक पहुंचे और वापस P1 V1 पे आ गए। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक तो दो तरह के बना सकता हूं मैं, ध्यान से देखना क्या फर्क है दोनों में। ये P है और ये V है। ये हो गया ऐसे वाला। ठीक है जी, इसमें ऊपर ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। ये क्या बना दिया हमने? एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। कैसा बना दिया? एंटी क्लॉकवाइज। इसी को मान ले P1 V1, मान ले P1 V1 ऐसे गया, P2 V2 ऊपर से आ गया, P2 V2 है। ये भी कैसा? साइक्लिकली। लेकिन दोनों में फर्क है तो दोनों साइक्लिक बेटा जी, लेकिन दोनों में फर्क है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये टू स्टेप में हुआ बेटा। पहले P1 से P2, P1 V1 से P2 V2 गए, तो ये क्या हुई है? वॉल्यूम बढ़ रही है ना, ऊपर है एक्सपेंशन, और ये नीचे क्या है? कंप्रेशन। ऊपर वाला एक्सपेंशन कर्व है, नीचे वाला कंप्रेशन वाला कर्व है। ध्यान से सुनना, जाते वक्त वर्क डन W1 हुआ एक्सपेंशन वाला, आते वक्त वर्क डन W2 हुआ कंप्रेशन वाला। एक्सपेंशन वाला वर्क डन पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन वाला वर्क डन नेगेटिव होता है। अब आप हिसाब लगाओ ज्यादा वर्क डन कौन सा आने वाला है? एक्सपेंशन वाला वर्क डन ये है, कंप्रेशन वाला वर्क डन ये है। ठीक है, तो यार ज्यादा कौन सा आ रहा है? ऊपर जो कर्व है उसी का ज्यादा आएगा, तो ऊपर एक्सपेंशन वाला कर्व है उसका वर्क डन ज्यादा आएगा, यानी पॉजिटिव वाला ज्यादा है नेगेटिव वाला कम है। तो नेट वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव आ गया। जो नेट वर्क डन आएगा वो आएगा W1 माइनस W2, क्योंकि W1 ग्रेटर देन W2 है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
नेट वर्क डन इतना है ये, और ये कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है। समझो बात को। तो अगर एक्सपेंशन कर्व ऊपर है तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें देख ले, इसमें बेटा यार ये एक्सपेंशन है नीचे वाला, ये जो है ना ये W1 है एक्सपेंशन, ठीक है जी। जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर से आ रहा है, ये क्या है जी, ये वाला, ये यहां से सारा वाला, ये W2 है जो कि कंप्रेशन है। इस बार कंप्रेशन कर्व ऊपर चले गया मेरे भाई, तो नेट वर्क डन जो आएगा तो वही चल W1 माइनस W2 ही, लेकिन ये नेगेटिव है ना, और नेगेटिव बड़ा है, इसलिए नेट वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पॉइंट को समझो। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस का कर्व क्लॉकवाइज है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब एक्सपेंशन ऊपर आएगा, कंप्रेशन नीचे आएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एक्सपेंशन नीचे होगा और कंप्रेशन वाला ऊपर चले जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा, और क्लॉकवाइज वाला हमेशा नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो इस बात का भी भाई ध्यान रखना है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात एक बार फिर से बोल देते हैं। तो नेट वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नीचे गिर गया भाई, नेट वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर बेटा जी साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है जी, जो मर्जी शेप हो यार, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, ये है। अगर तो ये क्लॉकवाइज है तो दो बातें यहां पर। पहली बात, साइक्लिक प्रोसेस का जो नेट वर्क डन है ना यार, वो कर्व के अंदर का जो एरिया हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस कर कर नेट वर्क डन कर्व के अंदर का जो एरिया है वो नेट वर्क डन है। अगर ये क्लॉकवाइज है, सीधा हिसाब है, क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन तो क्या आएगा, इसके अंदर एरिया आएगा, लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण नेट वर्क डन विल बी नेगेटिव। ओके जी, और भी बहुत बातें हैं, बस क्लोज ही कर दिया यार हमने। एक और रह गया बस लास्ट, कि अगर बेटा प्रोसेस रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देख, रिवर्सिबल मतलब जिस पाथ को, ये देखो साइक्लिक है, रिवर्सिबल नहीं है, वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे तो आ गए लेकिन सेम पाथ फॉलो करके नहीं आए हैं, इसलिए साइक्लिक है, रिवर्सिबल नहीं है। ये साइक्लिक भी है और रिवर्सिबल भी है, क्योंकि जिस स्टेट पे चला था उसी स्टेट पे वापस पहुंच गया, लेकिन सेम पाथ फॉलो करता हुआ। भाई जितना वर्क डन पॉजिटिव हुआ उतना ही वर्क डन नेगेटिव हो गया। नेट वर्क डन रिवर्सिबल वाले प्रोसेस में जीरो होगा, साइक्लिक वाले प्रोसेस में कोई जरूरी नहीं है कि वो जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है। साइक्लिक में ये नॉन जीरो आ रहा है ये भी साइक्लिक की, लेकिन अगर साइक्लिक रिवर्सिबल हो गया, साइक्लिक तो इसलिए बोल दिया क्योंकि वापस उसी स्टेज में आ जाएगा, लेकिन साथ में अगर रिवर्सिबल हो गया बेटा, नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर, फिर वही बात, बड़ा हो छोटा हो, जो टाइमिंग है वो ये लगा लो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। टॉपिक जो है, अब इंट्रोडक्टरी लेक्चर लगाएंगे पहले वाला,
तो उसमें अब यहाँ तक तो अब इंट्रोड्यूस कराएंगे ही कराएंगे ना, पीवी डायग्राम तक तो लेके आएंगे, बाकी हुआ कुछ भी नहीं है, टर्म्स ही आई हैं, जो बातें यूज होनी है वही चीजें आई हैं। तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, आप इसको कवर अप करो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके टॉपिक्स आएंगे, मेन बेसिकली हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब चीजें आएंगी और तरह के प्रोसेस भी बीच में आते रहेंगे। तो यहां तक यार कवर अप कर लो, ठीक है। बहुत हो गया, आप लोगों से अब विदा लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।